MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। दुनिया की निगाहें बीजिंग में टिकी हुई हैं। बीजिंग में निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि आज महाशक्तियों की मुलाकात हुई, मोदी और जिनपिंग मिले। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि अमेरिका में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है दिखाता हूं आपको। पहले SCO समिट में PM मोदी पहुंचे, देख रहे हैं आप। SCO में जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर शी जिनपिंग स्वागत के लिए खड़े हुए थे। देखिए, हैंडशेक हुआ है, मुलाकात हुई है और बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, यानी भारत और चीन के संबंध फिर से सुधर रहे हैं। और SCO की ये PM की एंट्री भारत के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है उसे दर्शाती है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। इसे ही देख के डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि SCO में तमाम देश साथ में आए, लेकिन यहां पर PM मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक मंच पर हैं। और इसी फोटो सेशन ने ट्रंप की मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इस मुलाकात से पहले भारत और चाइना के बीच पूरी तरह से यही तस्वीर नजर आ रही है कि दोस्ती हो गई है। और आज जब हाथ मिले, दिल भी मिले और बंद कमरे में बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं इस मुलाकात के बाद। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वांग यी बैठे हुए हैं, खुद शी जिनपिंग बैठे हुए हैं। और आप पूरी बैठक को देखिए जहां पर भारत और चीन के बीच शिखर वार्ता हुई। Promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries and promoting the bilateral exchanges and cooperation. 双方认真落实大事。 देखा आप, यहां पर शिखर वार्ता हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए, परेशान हो गए, तिलमिला रहे हैं। देख रहे हैं आप, क्योंकि पुतिन भी पहुंच चुके हैं और पुतिन के पहुंचने से ही डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है जितनी उन्होंने कोशिश की है वो सारी कोशिश फेल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, PM पहुंचे हुए चीन और पुतिन भी पहुंच गए। और पुतिन, जिनपिंग और मोदी के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया है वो किसी काम का नहीं हुआ और अब वो पुतिन, मोदी और जिनपिंग के जाल में फंस गए हैं। दिखाता हूं रिपोर्ट। मोदी के चीन में कदम रखते ही अमेरिका सख्ते में है। अमेरिका की बोलती बंद है, ट्रंप प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। मोदी और जिनपिंग मुलाकात ने ट्रंप की मुश्किल और बढ़ा दी है। रही सही कसर कल होने वाली मोदी पुतिन मुलाकात ने पूरी कर दी है। मुलाकात से पहले वर्ल्ड ऑर्डर पर पुतिन ने बयान दिया तो अमेरिका परेशान हो गया। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से पंगा तो ले लिया, लेकिन रूस की मार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की को मोदी की परिक्रमा के लिए छोड़ दिया गया है। इधर जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले ज़ेलेंस्की ने मोदी से गुहार लगा दी है। तो टूक कहा कि अगर रूस की मार से कोई बचा सकता है तो माई बाप आप हैं, मोदी जी आप हैं। डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
दरअसल 3-4 दिन पहले जेलेंस्की ने मोदी को फोन किया था, भारत आने की इच्छा जाहिर की थी, कहा था भारत हमारा दोस्त है, मोदी बड़े लीडर हैं। तो सवाल ये कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को मोदी से गुहार क्यों लगानी पड़ी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बदजुबानी की, टैरिफ बम फोड़ा। जवाब एक है, मोदी, जिनपिंग, पुतिन की तिकड़ी से ट्रंप डर गए हैं। चीन में तीनों की एक साथ मौजूदगी से वो घबरा गए हैं। और दर्शकों, आज मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा और आप समझ जाएंगे कि ये मुलाकात क्या कहती है। आइए पहले आपको बताता हूं, मोदी और जिनपिंग मिले हैं, क्या बात है। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के दिग्गज शामिल हुए, लेकिन बैठक से पहले चीन से दुनिया को बड़ा संदेश दिया गया। बैठक से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई। दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के दिग्गज बैठे 50 मिनट तक, सोचिया। और इस बैठक में रिश्तों की मजबूती के साथ अमेरिका को साफ संदेश दिया गया। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, वो आपको बता रहा हूं। पिछले साल कजान में हमारी उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा मुद्दे पर प्रतिनिधियों ने समझौता कर लिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी फिर से शुरू हो गई है। और मोदी के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि वो रिश्तों की बेहतरी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उनका पूरा अप्रोच जोश में होश खोने देना नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप को तो मैसेज दिया ही दिया, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आगाह कर दिया है। उन्होंने चीन से आतंकवाद पर सहयोग मांगा है। उन्होंने दो टूक कहा, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इस मुद्दे के खिलाफ लड़ाई में चीन के सहयोग की जरूरत है। शी जिनपिंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जैसे यहां पर हाथ मिला रहे हैं। जिनपिंग ने कहा, पीएम मोदी, आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। अब समय आ गया है कि ड्रैगन और हाथी साथ आ जाए। ड्रैगन मतलब चीन और हाथी से उनका मतलब था भारत। चीन में दोनों की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है और चीन में मोदी जिनपिंग मुलाकात को हाथों हाथ लिया जा रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे बदलते ग्लोबल ऑर्डर का नाम दिया है, जिसका सीधा मतलब क्या है, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, उस पर लगाम लगाई जाएगी। तो सुना आपने किस तरह से मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए यह सही है कि ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हो। ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। तो देखा आपने, ड्रैगन और हाथी साथ आ जाए, ये कह रहे हैं जिनपिंग। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसके पहले दोनों की केमिस्ट्री कैसे थी, जो कुछ समय से बिगड़ गई थी। देख रहे हैं आप, आए थे जिनपिंग भारत
और इसी तरह उनका स्वागत किया गया था। गुजरात में भी उनका स्वागत हुआ था। ये तस्वीर आपको गुजरात की साबरमती की दिखा रहा हूं, जहां उन्होंने झूला झूला और चरखा भी चलाया था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। सिर्फ गुजरात नहीं, साउथ में पहुंचे हुए थे, जहां प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की वेशभूषा पहनी हुई थी और यहां भी दोनों के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिली थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्ती अच्छी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती बिगड़ गई? उसका कारण है ये तस्वीर दर्शकों। गलवान में झड़प हो गई और झड़प भारत की सेना और चीन की सेना के बीच हुई और इस झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए। लेकिन अब रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइए। आज ये जो कार मैं आपको दिखा रहा हूं, यह होंगची, चाइना की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कार है, क्योंकि इसी में चलते हैं जिनपिंग। और यही कार अब पीएम मोदी को जिनपिंग ने दे दी है। लेकिन यह कार मोदी तक कैसे पहुंची है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए, जिनपिंग के लिए स्पेशल मेहमान है और इसलिए पूरी तैयारी की है कि कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आज जिनपिंग ने उन्हें अपनी कार दी है। बदलते हालात में भारत और चीन के बीच बर्फ जो जमी हुई थी वो पिघल रही है। दोनों देश एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश में हैं। शायद यही वजह है कि मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को चीन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने उन्हें ये वाली कार, अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहा हूं, स्पेशल कार दी है। पीएम नरेंद्र मोदी चीन में होंगची कार का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यही है वो। दरअसल राष्ट्रपति जिनपिंग खुद इस कार का इस्तेमाल करते हैं और जिनपिंग दुनिया के दौरे पर जब भी जाते हैं इस होंगची कार को लेकर जाते हैं। 2019 में जब जिनपिंग भारत आए थे, जो हमने तस्वीर आपको दिखाई है, तब इसी कार का इस्तेमाल किया था। और चीन के इस होंगची कार को रेड फ्लैग का नाम भी दिया गया है। इस कार को सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स बनाती है। फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स ने पहली बार 1958 में इसे लॉन्च किया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स के लिए बनाई गई थी। दर्शकों, होंगची कार चीन की प्रतीकात्मक कार है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ की बताई जा रही है। खास बात तो यह कि यह कार केवल चीन में ही बेची जाती है, क्योंकि इस कार को एक राष्ट्रीय प्राइड के तौर पर, राष्ट्रीय गर्व के तौर पर माना जाता है और यह 8 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। चीन की यह खास होंगची कार 402 हॉर्स पावर के साथ आती है। सिंगल गैस टैंक फुल होने पर 500 मील तक दौड़ सकती है यह कार और यह जिनपिंग ने मोदी को दी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। चीन भी कोशिश कर रहा है भारत की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम, उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे। और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति जी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। अब देखिए, चीन भारत के करीब आ रहा है दर्शक, और मैंने कहा आपको सब समझाऊंगा मैं। तो चीन के बड़े बड़े ट्रेड पार्टनर कौन से, ये भी आपको समझाता, क्योंकि अब चीन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? नंबर 1 पर आता है अमेरिका, 12.9%। उसके बाद नंबर आता है हांगकांग का, देख रहे हैं आप, 7.57%। और जापान का नंबर आता है जो 4.85 पर है। साउथ कोरिया चौथे नंबर पर आता है 4.31 के साथ। लेकिन आखिर में है नंबर भारत का, जो 3.51 पर है। हालांकि टॉप 5 की बात कर रहा हूं, लेकिन जिनपिंग की कोशिश यह है कि अमेरिका को यहां से कम किया जाए और भारत को यहां से उठाया जाए। और इसलिए जिनपिंग और चाइना पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। वो क्या कह रहे हैं व्यापार के बारे में, दोनों देशों के रिलेशन के बारे में, ये आपको सुनना चाहिए। दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की तरफ एक पहल, द्विपक्षीय पहल माना जाना चाहिए। ये इसका परिप्रेक्ष्य
और भी बढ़ जाता है इसकी गहराई के हिसाब से, क्योंकि इस समय विश्व ट्रंप की टैरिफ वॉर झेल रहा है। विश्व की निगाहें SCO समिट पर लगी हुई हैं। जो बयान निकल कर आते हैं उसका प्रभावी व्यक्तित्व वर्चस्व क्या होता है। भारत के लिए भी अनिवार्य था कि हम भी जतला दें कि हमारे पास और विकल्प है, और इन विकल्पों के चलते वो आज चीन पहुंचे हैं। वार्तालाप हो रही है शी जिनपिंग के साथ। जैसे मैंने कहा, ये प्रोसेस इस वर्ष शुरू नहीं हुआ, पिछले वर्ष शुरू हो गया था। थॉ का प्रोसेस चीन ने जो है वो यात्रा मानसरोवर की, कैलाश की खोल दी। उनकी तरफ से भी जो है कुछ ठोस कदम दिखाई दे रहे हैं कि वो भी थॉ चाहते हैं, रिश्तों में गरमाइश चाहते हैं। इधर चीन और भारत की मुलाकात हो रही है, यानी जिनपिंग और मोदी मिल रहे हैं, और इधर ट्रंप पहुंच गए। देख रहे हैं ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने वाली तस्वीर। पुतिन पहुंच गए जिनपिंग से मिलने, और ट्रंप की नजर इस तस्वीर पर है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इधर जिनपिंग से जैसे ही पुतिन की मुलाकात हुई है, ट्रंप को लग रहा है कि जो भी कुछ उन्होंने अब तक किया है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन अब एक और तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं जो ट्रंप की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। वो तस्वीर है पीएम मोदी कल मिलने वाले पुतिन से, और ये जो तिकड़ी आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, यही डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ाने वाली है। आइए आपको बता दें, क्योंकि पुतिन जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। इसे सामने दीजिए जरा। मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और इसको लेकर अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। 1 सितंबर को पुतिन की मुलाकात होनी है। मोदी और पुतिन दोनों मुलाकात करेंगे। इस बैठक से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है दर्शकों। क्या कहा? धरती से सीधा, चीन की धरती से सीधा संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। पुतिन ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ ब्रिक्स पर खिलाफ है, ब्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिक्स देशों को टारगेट करने के लिए वो ये लगा रहे हैं, और ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके, ये डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। ट्रंप इधर परेशान भी है। आपको यह भी बता दूं, दुनिया के व्यापक विकास को रोका जा सके, यह कोशिश भी है। और पुतिन ने यह बातें चीनी मीडिया में एक इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने इस बातचीत में नए वर्ल्ड ऑर्डर के भी संकेत दे दिए हैं। आपको जानकारी दे दें, जो भारत और चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव, गठजोड़ को देख रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप परेशान होते जा रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो इस समय ट्रंप के टारगेट पर है, उसी को लेकर ऐसा बयान दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, जो ट्रंप को और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन ये ब्रिक्स क्या है दर्शकों? ब्रिक्स विकासशील देशों का एक समूह है जिसमें उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। इसका मकसद है आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना, सामाजिक सहयोग और वित्तीय संस्थानों में सुधार करना, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ देशों की आवाज को बुलंद करना। फिलहाल इस संगठन में दुनिया भर के 10 देश शामिल हैं, लेकिन पुतिन ने इसका जिक्र कर दिया है एक खास मकसद से। शुरुआत में ब्रिक्स में केवल 5 देश शामिल हुए थे, और ये 5 देश अब अमेरिका के टारगेट पर आ गए। इसलिए पुतिन ने ब्रिक्स का जिक्र किया है, और इसके जरिए ट्रंप को संदेश उन्होंने भेज दिया है। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं? पहले आता है ब्राजील, जिस पर 50% टैरिफ लगा दिया है, और टैरिफ बढ़ाने की बार बार धमकी दे रहे हैं। ब्राजील भी नहीं सुन रहा है। उधर रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाई है रूस यूक्रेन वॉर को लेकर, और कह रहे हैं कि अगर नहीं रुके तो नतीजे भुगतने हैं। और इधर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और टैरिफ को और बढ़ाने की बार बार धमकी दे रहे हैं। चाइना पर हाल फिलहाल में 30% टैरिफ लगाया, लेकिन वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि मैं इसे 200% कर दूंगा। एक और देश अफ्रीका 30% टैरिफ लगाया है, और साउथ अफ्रीका को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं। यानी ट्रंप के निशाने पर इस समय ब्रिक्स आ गया है। लेकिन ब्रिक्स भी कमजोर नहीं है, और पुतिन ने तो यह कह दिया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं राजनीतिक जगत से, सुनवाता हूं आपको। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड जी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं।
देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। आप ऐसे ही ट्रंप के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो, ऐसे ही जिनपिंग के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते हो। तो इसलिए हमने चीन से घाव झेले हैं, हमने चीन से धोखा पाया है, हमने युद्ध के समय, लड़ाई के वक्त हमने देखा है चीन का चरित्र कि उसने भारत को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ऐसे लोगों से भारत को सावधान रहना चाहिए। आज तो भारत की सरकार अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपना व्यापार सब कुछ सुरक्षित करके चल रही है। वर्तमान परिदृश्य में अगर भारत अपने हितों के साथ, चाइना के साथ अच्छा संबंध होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध हो। चीन ने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात किया है। बहुत रिलायबल नहीं है चीन, उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी शुभकामनाएं हैं मोदी जी को, भारत चीन के पारस्परिक हितों पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के हितों की बात करें, परंतु पिछला विगत इतिहास देखते हुए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर मोदी, पुतिन, जिनपिंग और तमाम देश पहुंचे हुए हैं, वो शहर देख रहे हैं आप, यही है। और यहां पर दुनिया से पत्रकार आए हुए हैं और यहीं से आप तक ये तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से एक एक तस्वीर आप तक पहुंच रही है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री सिर्फ अलग अलग देशों से मिशन पर जुटे हुए हैं और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कोशिश यही है कि भारत के बारे में चर्चा की जाए। ये म्यांमार के शासक जनरल आंग हलिंग से मिले। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है, देख रहे हैं आप। नेपाल के केपी ओली से मिले प्रधानमंत्री हैं और उनसे मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगली तस्वीर दिखाइए। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों से मिल रहे हैं। इस बीच उनकी मुलाकात हुई है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से और यह मुलाकात भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यहां से एससीओ में अलग अलग देश पहुंचे और पीएम मोदी की कोशिश यही है कि वो भारत के हित की बात करें, लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा की जा रही है। आइए आपको दिखाता हूं दुनिया में अखबार क्या कह रहे हैं। एससीओ पर वर्ल्ड मीडिया की नजर है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है? ट्रंप से नाराज जिनपिंग ताकत दिखा रहे हैं। जिनपिंग बेहतरीन मौका है उनके लिए और वो उससे भुना रहे हैं। जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और पुतिन सेंटर में है, जो अमेरिका से तनाव को अवसर में बदल रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन केवल औपचारिक मुलाकात नहीं है, इसमें 20 देश शामिल हो रहे हैं और जिनपिंग इससे मैसेज देना चाहते हैं। बीबीसी क्या लिखता है? भारत डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से परेशान हो गया और चीन की अर्थव्यवस्था की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मोदी जिनपिंग मुलाकात काफी मायने रखती है। दोनों देश व्यापार को पटरी पर बनाए रखने की कोशिश में है। CNN अमेरिका का न्यूज चैनल है। चीन ने मोदी को रेड कार्पेट वेलकम दिया है। देखा आपने, हमने तस्वीर दिखाई। एससीओ समिट मोदी जिनपिंग के लिए बड़ा अवसर है। अमेरिका से तनाव के बीच दोनों की मुलाकात मायने रखती है। जिनपिंग ने अच्छे दोस्त और साझेदार के तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश मिल रहे हैं, यह बहुत अहम है। रॉयटर्स क्या कह रहा है? दोनों देश अपने संबंधों को और बेहतर बना रहे हैं। मोदी ने चीन से बेहतर रिश्ते के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने आपसी सम्मान, विश्वास का जिक्र कर एक कदम बढ़ाया है। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों के रिश्तों में संवेदनशीलता का भी जिक्र किया। मोदी ने शांति के लिए खास तौर पर सीमा का मुद्दा भी उठाया। भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट के फैसले एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। अल जजीरा भी लिख रहा है, जनसंख्या के हिसाब से एससीओ सबसे बड़ा समूह है। पहले एससीओ में केवल मध्य एशियाई मुद्दों पर चर्चा होती थी, अब यह संगठन वैश्विक मामलों पर चर्चा का एक मंच बन गया है। और इस बार एससीओ समिट में ट्रंप की टैरिफ का असर साफ दिख रहा है और इसे लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे चीनी पत्रकार क्या कह रहे हैं, वो भी हिंदी में आपके लिए सबसे पहले दिखा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पड़ोसी देश है और हम तो
दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापारिक व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। दोनों पक्ष कृषि से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हरित विकास पर विशेष जोर देते हुए सहयोग बढ़ा सकते हैं। अब दर्शकों, आपने वर्ल्ड लीडर्स देख लिए, लेकिन जहां पर ये तमाम वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हुए हैं वो शहर कैसा है ये देखिए। यही है वो तिनजियांग, जहां पर तमाम देशों के लीडर्स पहुंचे हुए हैं। देखिए ये खूबसूरत शहर और चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था को, बढ़ती ताकत को भी बताता है। तो देखा आपने, ये है तियानजिन और यहां पर ही सभी लीडर्स पहुंचे हुए हैं। आइए बताते हैं शहर कितना खास है। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। तियानजिन में दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है दर्शकों। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसमें शामिल हुए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन भी इसमें शामिल हुए हैं। और एससीओ की इस बैठक के लिए तियानजिन को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस शहर पर जिसकी भी निगाह जा रही है उसकी निगाह ठहर गई है। आप भी रुक गए होंगे। तियानजिन शहर चीन के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। तियानजिन में दुनिया की हर सुविधा है। यह शहर रोड, रेल और हवाई मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। यहां से दुनिया के लगभग सभी देशों तक कनेक्टिविटी है दर्शकों। यहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, खूबसूरत इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉडर्न एक्सपो सेंटर्स भी हैं और रोजमर्रा की तमाम आधुनिक सुविधाएं और लग्जरी होटल्स हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। एक बड़ी बात, तियानजिन चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बीजिंग और शंघाई के बाद यह तीसरे नंबर पर आता है और यहां की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। यहां दुनिया की तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, कोस्टल इलाका भी है और इसकी खूबसूरती को यह और निखारता है, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने भी इस शहर को करीने से सजाया है। समुद्री तटीय शहर होने की वजह से समुद्री मार्ग भी यहां पर चालू रहता है, उसकी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तियानजिन उत्तरी चीन का सबसे बड़ा तटीय नगर है और बीजिंग से मात्र 120 किलोमीटर दूर है। इस शहर को उत्तर चीन का समुद्री द्वार भी कहा जाता है। यहां का पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से है। यह बंदरगाह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो लगभग 50% व्यापार को संभालता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एससीओ के लिए 8 किलोमीटर लंबे तट को खास लाइटों से सजाया गया है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। शहर की 217 इमारतें हैं, 14 पुल हैं जिन पर आकर्षक सजावट की गई है और रोशनी से जगमगा रहा है। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग है दर्शकों, लेकिन चीन ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहीं करता है। बीजिंग में ओलंपिक 2008 का भी आयोजन किया गया और बीजिंग के बाद चीन का ज्यादा जोर शंघाई पर रहा है, लेकिन अब वो तियानजिन के जरिए दुनिया को संदेश देना चाहता है। तियानजिन की खूबसूरती के जरिए दुनिया को फील गुड कराना चाहता है और यह बताना चाहता है कि उसके यहां कई शहर हैं जहां बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं। चीन यह भी बताना चाहता है कि उसकी कूटनीति केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन के अन्य क्षेत्र भी बराबर वैश्विक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और उसका मकसद तियानजिन को वैश्विक नक्शे पर उभारना है। दरअसल तियानजिन की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा भी है। जानकारी आपको दे देता हूं, यूरोपीय वास्तुकला और चीनी आधुनिकता का संगम यहीं पर देखने को मिलता है।
इसलिए कहा जाता है कि अगर आप आधुनिक चाइना को समझना चाहते हैं तो तियानजिन जाइए और चीन के इस आधुनिक शहर में 2 दिन तक एससीओ देशों की बैठक चलेगी। एससीओ में कुल 10 सदस्य देश हैं। इनमें भारत है, चाइना है, रूस है और अफगानिस्तान, मंगोलिया ऑब्जर्वर मेंबर हैं। इस बार की बैठक में 14 देश डायलॉग पार्टनर हैं। 15 जून 2001 में शंघाई 5 के नाम से यह बना था, जिसकी शुरुआत में चीन समेत केवल 5 सदस्य देश थे। बाद में जब सदस्य देशों की संख्या बढ़ी तो यह एससीओ हो गया, जिसका मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग में है और अब चाइना कई सारे संदेश दे रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए और खबरें हमारे पास हैं। तो पहले चलते हैं आपको लेकर बिहार, क्योंकि बिहार में खटपट हो रही है और मैं मजाक में कोई बात नहीं कहता हूं। तेजस्वी और राहुल जो आपको गाड़ी पर साथ दिख रहे हैं, अंदर खाने कुछ उबल रहा है। दिखाता हूं आपको, तस्वीर दिखाइए पहली। ये आप देख रहे हैं, साथ साथ में है फिर भी जुदा जुदा है। जो किसी को दिख नहीं रहा है वो है खटपट राहुल और तेजस्वी के बीच में, और मुद्दा है कुर्सी का। 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई थी और अब अपने आखिर दिनों में यात्रा पहुंच गई है। अब आरा में दर्शकों खबर यह है कि दोनों के बीच में अखिलेश यादव भी थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में खटपट हो गई और इसी को लेकर अब महागठबंधन भी चिंतित है कि करें तो करें क्या। बिहार चुनाव से पहले अलग थलग हुए तेजस्वी राहुल। वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने से पहले महागठबंधन में फूट पड़ गई। 17 अगस्त को बिहार के वोटरों को उनका हक दिलाने के नाम पर राहुल तेजस्वी ने वोटर यात्रा की शुरुआत की, लेकिन इन 14 दिनों में महागठबंधन की पोल खुल गई। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीते 2 हफ्तों से रोड शो कर रहे थे, एक एक कर रैलियों का हिस्सा बन रहे थे, रोड शो किया जा रहा था, उनके बीच सीएम फेस को लेकर अब शायद खटपट चल रही है। इससे पर्दा आरा की रैली में उठ गया। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तेजस्वी खुद महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने लगे, लेकिन राहुल गांधी इस पर मौन धारण कर बैठे हैं। पूछने पर भी गोलमोल जवाब देते हैं। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है, जुड़कर काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। राहुल कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खबर हमारे पास है कि राहुल तो टेंशन में है और तेजस्वी की भी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन ये टेंशन क्यों बढ़ी है, आइए आपको समझाता हूं। उसकी वजह है दर्शकों ये कुर्सी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त से हुई और 14 दिन की इस यात्रा ने बिहार के 24 जिलों में 50 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। और राहुल और तेजस्वी इससे जनता को वोट चोरी से सजग कर पाए हो या ना हो, लेकिन यात्रा के दौरान उनके बीच खटपट होने लगी है। अंदर खाने खबर है। आरा में तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे थे, तभी उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी और खुद को इंडिया अलायंस का सीएम उम्मीदवार बता दिया। सोचिए, और यह ऐलान उन्होंने राहुल गांधी के सामने किया। अब तेजस्वी की इस घोषणा ने बिहार की राजनीति में नया रंग भर दिया है, खासकर तब जब राहुल पहले तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल को टाल चुके हैं। 24 अगस्त की घटना है, पत्रकारों ने सवाल किया तो राहुल ने क्या किया, कन्नी काट ली। तब तेजस्वी उनके बगल में बैठे हुए थे और अब तेजस्वी ने भी उसी स्टाइल में बड़ी घोषणा कर दी। इससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव की अटकलों को हवा मिल रही है। आरजेडी समर्थक तेजस्वी को सीएम चेहरा मानते हैं, वो चाहते हैं तेजस्वी बने, जबकि कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है। और वोटर अधिकार यात्रा का यह पड़ाव बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए अहम था, लेकिन आरा में भारी भीड़ के बीच तेजस्वी की इस घोषणा ने न केवल नीतीश सरकार को चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस को भी, राहुल को भी यह संदेश दे दिया कि आरजेडी बिहार में नेतृत्व की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। और इधर बीजेपी महागठबंधन में दरार पर अपनी सियासत चमका रही है। कह रही है कि अब जनता को तय करना होगा कि वो बिहार में विकास चाहते हैं या विनाश। कुल मिलाकर महागठबंधन में अभी से ही
फूट सामने आने लगी है। अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं तेजस्वी ने कैसे खुद को सीएम बता दिया है, सुनिए जरा। हम बिहारी हैं, इस बात का दर्द है हमको कि मेरा बिहार जो है अव्वल राज्य में क्यों नहीं है, कारखाने क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है, धंधा क्यों नहीं है, सबसे गरीब क्यों है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहाँ क्यों है। और हम चाहते हैं एक बार मौका मिले तो बिहार को आगे ले जाने का काम करे, तरक्की की बात होनी चाहिए। ये यात्रा जब शुरू हुई तो तेजस्वी और राहुल कहते थे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा। इसका सीधा मतलब ये कि तेजस्वी पूरा कंट्रोल चाहते हैं और इस पर अब सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। दिल्ली में युवराज है जिसके परिवार ने 55 वर्षों तक सत्ता में बैठने का काम किया। दूसरा बिहार में है जो अपने आप को ही राजा बनाएगा। स्पष्ट है, लालूवाद और मोदी और नीतीशवाद की लड़ाई है। जनता को तय करना है विकास चाहिए, विनाश चाहिए। लुक्का छिपी का खेल है, इस पर हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी एक नहीं हो सकते। इनके अपने अपने अभिमान इतने, ईगो इतने हैं और इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि दोनों का एक साथ दिखना सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है जनता के लिए। अब इधर खटपट हो रही है और एक ऐसे कैरेक्टर हैं बिहार में जिनके बिना बिहार का चुनाव अधूरा है। वो है तेजस्वी के बड़े भाई तेज, और वो भी तेजस्वी को नहीं पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, स्टेज पर किसी ने तेजस्वी का नाम लिया तो तेज प्रताप जमकर भड़क गए। सुनिए जरा वहां क्या हुआ और तेज प्रताप यादव ने क्या कहा। आपकी बात तेजस्वी सरकार, 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 आपकी बात तेजस्वी। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता। तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। और बहुत सारा पारूपिया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। अब दर्शकों मैं आपके काम की खबर बता रहा हूं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको यह खबर तो जरूर देखनी चाहिए। एसआईआर का दूसरा चरण पूरा हो गया है और अब आवेदन के लिए वक्त कम बचा हुआ है। आवेदन भी किए जा रहे हैं और आज आवेदन के लिए पूरी तैयारी की गई है। बिहार में इस समय वोटर शुद्धिकरण पर क्या हो रहा है, आम जनता के काम की खबर आपको बताता हूं। पूरी तैयारी की जा रही है दर्शकों। विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली और चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में चुनाव आयोग को 15 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। इनमें ज्यादातर ऐसे युवा शामिल हैं जो अभी 18 साल के हुए हैं और पहली बार वोट डालने के योग्य हैं। इन आवेदनों में अब तक 81,073 का निपटारा कर चुका है चुनाव आयोग, और आयोग मतदाताओं के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 38,342 शिकायतों पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई कर चुका है। 2 लाख से ज्यादा आवेदन वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं। 33,326 आवेदन नए नाम जोड़ने के लिए भी दाखिल किए गए हैं और इससे पहले 1 अगस्त को जारी वोटर ड्राफ्ट में 65 लाख नाम काट दिए थे। बिहार के लोग परेशान हो गए थे।
लेकिन आपके लिए खबर बता दूं, आज आवेदन और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आधार बनेगी और इसे ही लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा की जा रही है। लेकिन आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। जैसे जैसे वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही है, महागठबंधन की बाछें खिल रही हैं, लेकिन अब आखिरी चरण में यह यात्रा है और कल पटना में इस यात्रा का समापन होने वाला है। अगली तस्वीर दिखाइए। महागठबंधन कह रहा है कि भाई हमारी यात्रा में जबरदस्त भीड़ आ रही है और ये भीड़ वो दिखाता है, लेकिन आज इस भीड़ की पोल खुल गई है दर्शकों, और मैं आपको दिखाता हूं ये तस्वीर जहां पर पोल खुलती है। दिखाइए जरा, ये है कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा और ये साड़ियां बांट रही हैं गरीब महिलाओं को, बाकायदा कह रही हैं कि राहुल जी आएंगे, आप खड़े रहिए, ये साड़ी दे रही हूं, इंतजार करिए। सुनिए जरा कैसे वो साड़ी बांट रही हैं वहां पर और भीड़ को इकट्ठा कर रही हैं। ये नया एक साड़ी है माँ, ये हमारी तरफ से है, श्री राहुल गांधी जी की तरफ से है, तुम सब बहनों के लिए। हाँ अभी राहुल गांधी जी निकलेंगे तो धन्यवाद बिल्कुल बोल देंगे। क्षेत्र में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ये नया एक साड़ी है माँ, ये हमारी तरफ से है, श्री राहुल गांधी जी की तरफ से है, तुम सब बहनों के लिए। हाँ अभी राहुल गांधी जी निकलेंगे तो धन्यवाद बिल्कुल बोल देंगे। क्षेत्र में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि साड़ी बांटी जा रही और बिहार में यही चर्चा हो रही है कि भाई महागठबंधन साड़ी बांट कर भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। आइए बताते हैं हुआ क्या। विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। महागठबंधन की यात्रा में 14 दिन में 22 शहर कवर किए गए। ये पहली बार है जब कांग्रेस का पूरा नेतृत्व लगा हुआ है। 2 हफ्तों तक बिहार में रैली निकालने के लिए डटा रहा। इस दौरान राहुल तेजस्वी की यात्रा में भीड़ भी बहुत पहुंची। अब कल 1 सितंबर को पटना में अंतिम दिन है, लेकिन इस भीड़ को लालच देकर जुटाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में लोगों को साड़ी और पैसे दिए। यह अलका लांबा, इनका ही वीडियो मैं आपको दिखा रहा था। बीजेपी के कई नेताओं ने महागठबंधन पर निशाना साधा है और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये जो भीड़ है क्या ये वोटों में बदल पाएगी या नहीं, क्योंकि रैली में भीड़ इकट्ठा होने से वोट मिलने की गारंटी नहीं मिलती है। कपड़े, पैसे और दूसरे लालच लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचाते हैं। बीजेपी इसी तरह के आरोप लगा रही है। अब देखना यही है कि यह भीड़ बिहार चुनाव में महागठबंधन को कितना फायदा देती है। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं जिन लोगों को साड़ी दी गई वो इस मामले पर क्या कहना है, सुनिए जरा। बुला कर आए कि नेताजी के रेलिंग में जा रहा है और वो अपने गाड़ी पर चढ़ के चल आया। हम लोग के गाड़ी बस वाला कितना रोका है, रोके गाड़ी में पीछे है तो न रोक रखा, बस वाला भाग आया। गाड़ी वाला के कितने हाथ मारे, रोको भाग आया है। और आपको बिहार से मैं लेकर चलूंगा महाराष्ट्र में इस समय भयंकर बवाल की आहट है और आपको बता रहा हूं मैं, आरक्षण पर बवाल हो रहा है, लेकिन अब कल और ज्यादा हंगामा हो सकता है। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज पहुंच गई सुप्रिया सुले, लेकिन सुप्रिया सुले को जो आरक्षण की मांग करने जरांगे के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने घेर लिया। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। यह आपने देखा, सुप्रिया सुले को रोका गया, लेकिन भीड़ हटाने के बावजूद हट नहीं रही है, वहां पर खड़ी हो गई और इस दौरान शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी हुई। वो भी आपको सुनवाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, सुप्रिया सुले फंस गई। शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। सुरक्षा कर्मी और पुलिस वहां पर आई और सुप्रिया सुले को बामुश्किल वहां से निकाला गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मराठा आरक्षण को लेकर भीड़ बढ़ रही है और नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। और खबर तो यह है
कि अब ये भीड़ और ज्यादा उग्र होगी और अब आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा। मुंबई में मराठा आंदोलन की आग बुझती नहीं दिखाई दे रही, बल्कि कुछ घंटे बाद यह आंदोलन और उग्र हो सकता है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन का आज तीसरा दिन था। 3 दिन में ही मुंबई की रफ्तार आंदोलनकारियों ने थाम दी है, लेकिन कल का सूरज उगते ही आंदोलन मराठा बनाम ओबीसी में बदल सकता है। आक्रोश की भयंकर ज्वाला धधक सकती है, क्योंकि जरांगे ठान कर बैठे हैं कि मुंबई से तभी जाएंगे जब मराठाओं को ओबीसी कोटे में 50% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी समाज इसके लिए राजी नहीं है। तुम्हाला काय करायचं करा, आम्हाला देणं घेणं नाही। हमारी मांग संवैधानिक रूप से वैध है और सरकार के पास ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि कुणबी और मराठा एक ही जाति है। मराठा आरक्षण की मांग पूरी न होने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे। यानी जरांगे जुटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे, लेकिन अब इधर मराठा आरक्षण की मांग हो रही है और उधर ओबीसी भी मैदान में आ गए। आइए आपको बताते हैं, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है और आज उसका तीसरा दिन है। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कल से मराठा आरक्षण का मुद्दा और ज्यादा गर्माएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की जंग शुरू हो जाएगी। मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी समाज के नेताओं की कल मीटिंग बुलाई है। ये हैं छगन भुजबल। ओबीसी नेताओं का कहना है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की कोशिश की गई तो उनका ओबीसी समाज भी सड़कों पर उतर आएगा। इधर मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मुंबई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उन्हें अनशन के लिए 1 दिन की इजाजत और मिल गई है। मनोज जरांगे के साथ मराठा समाज के लाखों लोग, जैसा आप देख रहे हैं पीछे खड़े हुए हैं। पूरे साउथ मुंबई में जगह जगह जाम लगा हुआ है। मराठा समाज के लोग टेम्पो ट्रक से आंदोलन करने पहुंच गए। सड़कों पर यह आंदोलनकारी ट्रक खड़ा करके कबड्डी खेल रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं। सड़कों पर आंदोलनकारी डीजे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। और यह दिक्कत मुंबई के लोगों के लिए कल से और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कल से ऑफिस खुल जाएंगे तो लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही। और अगर ओबीसी समाज भी सड़कों पर आ गया तो मुंबई की सड़कों पर आरक्षण के मुद्दे पर महासंग्राम हो सकता है। आज ही जब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पहुंची, जो शरद पवार की बेटी हैं, तो आंदोलनकारियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे जवाब भी मांगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला गया, हमने अभी आपको दिखाया है। और अब महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम मुंबई लौट आए हैं। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलझाना चाहती है। कैबिनेट उप समिति के माध्यम से कानूनी सलाह भी ले रही है। बीती रात देवेंद्र फडणवीस के साथ एक मीटिंग भी हुई है। इधर शरद पवार ने भी आज रात मुंबई पहुंचने की उम्मीद है उनके और जरांगे पाटिल की मुलाकात की संभावना भी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की रिपोर्ट देखिए। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज के लोग मुंबई में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस समय मुंबई के आजाद मैदान के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से मराठा समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू है। सामने तस्वीरें देखिए, वहाँ पर किस तरह से वहाँ डीजे चल रहा है, डांस किया जा रहा है। और सामने देखिए तस्वीरें, पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जो मराठा समाज के लोग हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि मराठा समाज को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। इसी मांग को लेकर मुंबई पहुंचे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, मुंबई कर इस समय परेशान हो गए। लोगों को लग रहा है कि हमने क्या किया, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां पर इसी तरह का ट्रैफिक है। बारिश भी हो रही है, अब यहां से वो जा नहीं पाते और इस वजह से सभी को दिक्कत हो रही है, आम लोग भी और जो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं वो भी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दर्शक, प्रदर्शन करने अगर आप जाने वाले हैं तो आप ये देख लीजिए। मराठा आंदोलन में प्रदर्शनकारी था, दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर कल ओबीसी समाज भी सड़कों पर आ गया तो मुंबई में क्या होगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लोग।
लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए, और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। सकारात्मक आहे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे पाटिल से चर्चा सकारात्मक है। 3 किंवा 4। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको मैं खबर दिखाता हूं पाकिस्तान की। आप कहेंगे पाकिस्तान की खबर आप बहुत दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान झूठ इतना बोलता है कि उसका झूठ आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलाता है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह है हमारा S-400 बाहुबली। इसी ने पाकिस्तान की जो शाहीन आई थी ना, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब आप सोचिए, पाकिस्तान कह रहा है कि ये खराब हो गया। दिखाता हूं आपको पाकिस्तान क्या कह रहा है, ये आप देखिए। इसी S-400 ने कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, दुनिया जानती है। मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। अब पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो कह रहा है कि S-400 बैटरीज एंड रडार वाज एलिमिनेटेड, और पाकिस्तान ने उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन ये महा झूठ है। ये पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, ये बराबर झूठ बोलते हैं। इस झूठ की पहली पोल खोली थी पीएम मोदी ने। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। पीएम मोदी जब पहुंचे थे आदमपुर एयरबेस पर, तो बराबर S-400 हमारा खड़ा हुआ था, और ये प्रधानमंत्री की तस्वीर बताती है कि S-400 अभी भी वैसा का वैसा ही है और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान झूठा है। ये बार बार झूठ बोलता है क्योंकि ये युद्ध में जीत नहीं पाया, और इससे लग रहा है कि झूठ बोल के ही जीत जाए, क्योंकि ये झूठ की लड़ाई लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान, 100 से ज्यादा आतंकी, 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 11 एयरबेस, 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए। भारत के आटो मिटने के बाद अब ये मुनीर और शहबाज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट से दावा कर रहे हैं पाकिस्तानी हमले में S-400 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। क्या दावा कर रहा है पाकिस्तान? कि भारत ने स्वीकार कर लिया है कि PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जब इसे देखती है तो झूठ जो पाकिस्तान का है वो सामने आ गया है। PIB ने कहा कि S-400 को नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर, पाकिस्तान S-400 के आसपास भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो ये मुनीर और शहबाज के चमचे हैं, जो S-400 की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो 2010 में रूस में विजय परेड की तस्वीर है, और वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने भी पाक के दावे को खारिज किया है। 10 अगस्त को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक के 6 विमान गिराए, 5 पाकिस्तानी विमान और 1 अवॉक्स को मार गिराया। ये अवॉक्स क्या होता है? विमान इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, एक तरह से रडार। S-400 ने पाक के विमानों को 300 किलोमीटर दूर से मार गिराया। S-400 की वजह से पाक वायुसेना लंबी दूरी के गाइडेड बम का इस्तेमाल नहीं कर पाई, और भारत के जोरदार प्रहार के बाद पाक ने बातचीत की गुहार लगाई, घुटनों पर आ गया, DGMO स्तर पर बातचीत हुई और उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा था, यह भी सुनिए और पाकिस्तान भी सुन ले। We have at least 5 fighters confirmed. हमने निश्चित तौर पर 5 जेट्स को मार गिराया और एक बड़े एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त किया गया, जिसे हमने 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। जमीन से आसमानी हमले का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एयरफोर्स में हम ऐसे ही दिनों के सपने देखते हैं, और मैं खुशकिस्मत हूं कि रिटायर होने से पहले मुझे ऐसे दिन का मौका मिला। सरगोधा में हमने एयरफील्ड को अटैक किया। हमें जानकारी थी कि F-16 वहीं से उड़कर श्रीनगर और आदमपुर में अटैक की कोशिश कर रहे हैं। जैकोबाबाद उनका मुख्य एयरफील्ड है, जिसमें आप F-16 हैंगर को देख सकते हैं, जिसमें हैंगर का आधे से बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको खबर बताता हूं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बारे में। उनका विवादों से बड़ा नाता रहा है, लेकिन आज उन्होंने ऐसी हरकत की कि वो मुश्किल में फंस गए। तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह है भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह।
विवादों में रहते हैं और हमेशा कोई ऐसा काम करते हैं जो विवादों में आ जाता है। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों में, यह विवाद कहां से शुरू हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये पवन सिंह है और ये है अंजलि, ये भी एक्ट्रेस है, लेकिन पवन सिंह उन्हें गलत तरह से टच करते हैं और ये एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर करते हैं। अरे यार हाथ वायरल हो गया। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। देखा आप, ये हरकत ठीक नहीं है। अभिनेता पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगे। अभिनेता पवन सिंह पर आरोप लगे हैं। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। एक कार्यक्रम में वीडियो जो हमने आपको दिखाया वो सोशल मीडिया पर भी आया, जिसमें पवन सिंह अंजलि को बैड टच कर रहे हैं, गलत तरह से छू रहे हैं। तभी अंजलि राघव काफी असहज हो जाती हैं। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पवन सिंह पर सवाल उठने लगे। अंजलि राघव ने एक वीडियो जारी किया और घटना पर गुस्सा जताया। कहा कि अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी, मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। ये घटना मेरे शहर हरियाणा में होती तो जनता बताती पवन सिंह को। अंजलि ने घटना को लेकर माफी की मांग की। अब सोशल मीडिया पर पवन सिंह की खूब किरकिरी हुई। लोगों ने पवन सिंह को ट्रोल किया। कई लोगों ने पवन सिंह की हरकत को शर्मनाक बताया। कई लोगों ने लिखा, वीडियो से साबित होता है पवन सिंह नशे में स्टेज पर जाते हैं, वो होश में नहीं रहते, वो नशे में ही रहते हैं। अब अंजलि राघव इस पर क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं लगा। जब मैंने देखा, मेरे सच में कुछ नहीं लगा था। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना, बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी। ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। तो देखा आपने, हालांकि इस पर पवन सिंह माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी माफी कबूल नहीं की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक दुखद खबर आई। लखनऊ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, वहां पर धमाका हुआ। तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। कैसे मौत की फैक्ट्री चल रही थी, कैसे धमाका हुआ, आप देखिए, सुनिए जरा। ये कोई गोला बनत रहा है का? ये कोई गोला बनत रहा है का? ऐसा लगा कि कोई मिसाइल फट गई है। और आप देखिए जरा कितनी बुरी स्थिति हो गई है। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, उसके बाद पूरा मकान तहस नहस हो चुका है। जो लोग वहां पर थे उनके भी चीथड़े उड़ गए हैं। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। ब्लास्ट के दौरान घर में मौजूद कई लोगों के शव दूर जाकर गिरे। फैक्ट्री मालिक और उनकी पत्नी समेत 4 की मौत हुई है, 10 लोग जख्मी हैं। घायलों को केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पटाखा व्यापारी आलम के घर पर यह फैक्ट्री चल रही थी, अवैध है और धमाके में आलम, उसकी पत्नी और 2 बेटों की मौत हो गई। फैक्ट्री के मलबे के पास से कई आई कार्ड मिले। आशंका यह कि कई लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर बेहटा गांव में यह फैक्ट्री चल रही थी। शुरुआती जांच में भारी मात्रा में बारूद रखने की बात सामने आई। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू की गई है।
अब आपको सुनवाते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर गए, उन्होंने क्या देखा, सुनिए जरा। अब देखिए पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आप देखिए एक एक दीवार, एक एक दरवाजा ध्वस्त हो चुका है। ये मलबा देखिए आप देख सकते हैं, इतना बुरी तरह से बुलडोजर भी आक्रमण नहीं करता है। ये देखिए जो मिक्सर मशीन होती है, आप देखिए, ये देखिए किस तरह से नई सामान, और देखिए घरेलू सामान, ये गिलास है, ये देखिए चम्मच देखिए, ये देखिए खाने पीने की प्लेटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कुछ बचा नहीं है। विस्फोट की सूचना मिली है और राहत कार्य इसमें कर लिया गया है। जिनका मकान था आलम, उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई है। जो उनके बच्चे हैं और आसपास के जो घर के बच्चे हैं, कुल 5 लोग, वो लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग इलाज के बाद जो है वापस आ गए हैं, प्राथमिक इलाज के बाद, और 2 लोग थोड़े से सीरियस हैं, उनको जो है KGMC भेजा गया है। ब्लास्ट हुई है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी जो अगल बगल में भी जो 2-3 बिल्डिंग्स हैं, उसमें भी जो ब्लास्ट के जो प्रभाव है उसकी वजह से डैमेजेस, और मौके पर 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि है और 5 लोग टोटल घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति ठीक है, और जो 2 लोग जिनकी हालत थोड़ा सा गंभीर है, वो KGMU के लिए रेफर किया गया है। तो ये दुखद हादसा हुआ, इस पूरे मसले को लेकर जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज राधा अष्टमी है, आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। और आज का सूत्र हमने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीला से लिया। उनकी लीला सदियों से हम भारतीयों को प्रेरणा देती आई है। आज के समय में प्रेम की परिभाषा बदल गई है। अब रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण की कमी है। रिश्तों की जो डोर है वो बड़ी कमजोर हो गई है। भरोसे की कमी है, एक दूसरे की जान लेने की वजह तक बन गई है। ऐसे में हमें राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम से सीख लेनी चाहिए। शरीर और वासना से ऊपर उठकर हमें अपने साथी में ईश्वर का ही स्वरूप देखना चाहिए। साथी के प्रति छल, कपट और द्वेष कभी नहीं लाना चाहिए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमें यही सीख देता है। केवल मिलन नहीं, जुदाई भी प्रेम का प्रतीक होता है। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH